बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करने जा रहे हैं अदालत पर वकला के हमले की और वकला की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उन पर बात करेंगे। और मेरे साथ इस मौजूद पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एक्टिंग सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन के नवीद खान गुज्जर साहब, और ये नायब सदर भी अभी तो इनके पास एक्टिंग का चार्ज है, नायब सदर हैं हमारे बार एसोसिएशन के और वज़ारती कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इजाज अहमद जंजुआ साहब, साबिक सिटी नाज़िम हैं। तो आप भी अपने जो है वो नीचे कमेंट्स लिखिएगा, राय दीजिएगा कि जो बात हो रही है वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है। और दूसरा हमारे साथ लिंक पे जो है वो ज्वाइन करेंगे साबिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं कनाडा से मुजफ्फर इकबाल गुजरात साहब। जी शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का नवीद खान गुज्जर साहब। ये थोड़ा सा आवाम को वाकया बता दीजिएगा कि आपकी ये मतलब है कि आप इस वाकये के बारे में क्या कहते हैं कि आपकी नज़र में ये वाकया है क्या। जी एक जो है ना एक दरख्वास्त हुई थी जो कंज्यूमर कोर्ट साहब के कोर्ट में अदालत में दायर हुई थी 16/11 को, जो एक हसन अली स्कूल टीचर के खिलाफ और एसी के खिलाफ हुई थी। दरख्वास्त कंज्यूमर कोर्ट में दायर हुई थी कि मुझे एक प्लाट है, मेरा एक सरकारी क्वार्टर है, उस पे ना इन्होंने नजायज तौर पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश कर लूँ कि ये कंज्यूमर कोर्ट के दायरे अख्तियार में ये दरख्वास्त आती ही नहीं थी, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी को सरकारी क्वार्टर का कब्जा लेकर किसी बंदे को दे। इसकी बाबत एक दरख्वास्त आई जिसमें 24/11 डेट पड़ी। 24/11 को एसी और को नोटिस हुए थे। एसी की जगह गिराना महबूब उनका जो पैरवी ऑफिसर है वो आया और उसने आके अदालत में आया, लेकिन उसने आगे अदालत को ना वो सही तरीके से मुतमिन कर सका। तो अदालत ने एसी साहब को साल्तन बुलाया, एसी साहब को ज़ुबानी तौर पर आर्डर किया कि आप अभी जाएं, जाकर इनका इसके नाम का जो है हसन अली की जो अलाटमेंट की हुई है आपने स्कूल टीचर की वो मंसूख करें, और ये जो पटिशनर है आसम इसको आप मकान अलाटमेंट करें इसके नाम की और उसको जाके कब्जा लेकर दें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ 228 के तो उन्हें अदालत का नोटिस जारी कर देंगे। जिस पर एसी साहब ने सेम डे 24/11/2021 को ही जाकर मौके पर कब्जा लेकर दिया। अपना आसम अली को जो पटिशनर था और हसन अली को का जो वहाँ से उन्होंने सामान या हर चीज़ निकाली कब्जा, और साथ ही अलॉटमेंट लेटर जो है वो आसम के नाम से जारी कर दिया। मीनवाइल इससे पहले एक सिविल केस हसन अली ने एक सिविल कोर्ट मंसूर अहमद सिविल जज साहब के पास दायर किया हुआ था, जिसमें स्टेटस को 30/11 के लिए जारी हुआ था, और उसमें इसी अलॉटमेंट की बाबत, और उसमें नेक्स्ट डेट पड़ी 26 डेट को, जब हमारे प्रेसिडेंट साहब जैद यार गोंदल साहब, क्योंकि हसन अली को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था, वो गए जाके उन्होंने अपना मुखालतनामा देना चाहा हसन अली की जानब से, और बताया कि जनाब आपने एक यकतरफा ऑर्डर किया है जिसमें आपने हमें बुलाया ही नहीं, हमें सुना ही नहीं, और ज़बानी ऑर्डर करके आपने तमाम कार्रवाई कर दी है, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने हमारे जो ज़ैद यार प्रेसिडेंट बार थे उनका मुखालतनामा भी नहीं लिया, और उस टाइम वहाँ पर उनकी आपस में जो है उन्होंने क्या नहीं, आप ज़ैद यार साहब हमारे प्रेसिडेंट है और एक वकील का हक है कि वो जब मुखालतनामा लेके जाता है तो कोर्ट उसका मुखालतनामा ले, उसको सुने, फैसला कोर्ट का, लेकिन मुखालतनामा हर वकील का एक राइट होता है, और प्रेसिडेंट बाहर जाके मुखालतनामा दे रहा है तो उसका मुखालतनामा लेना भी कोर्ट की ड्यूटी थी, वो ना दिया गया। उसके बावजूद उनको हत्या के कंटेम्प्ट का नोटिस हमारे जो प्रेसिडेंट बार है उनको जारी हो गया। और वो इस यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एक सोशल मीडिया पर ये बड़ा हाइप क्रिएट की गई, हमारे प्रेसिडेंट बार डीसी की तरफ से पेश हुए, इंतजामिया की तरफ से पेश हुए, कतल नहीं, वो स्कूल टीचर हसन अली जो था उस रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 की तरफ से वो पेश हुए थे, उन्होंने अपना मुखालतनामा दिया था, और ये उसकी बाबत सारी कार्रवाई हुई थी। मीनवाइल भी आगे तो इन्हें अदालत की कार्रवाई चली, वो 26 तारीख को ही
जिस दिन उन्होंने मुकदमा दिया उसी दिन ही एसी और डीसी को अब उस कंज्यूमर कोर्ट ने 3 माह की सजा सुना दी और डीपीओ साहब को बुलाया। अब यहाँ पर अब मैं आपको जनाब थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि वहां पर डीपीओ साहब को बुलाया, वीडियोस हमारे पास मौजूद है। वो डीसी साहब को डीपीओ साहब ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा था कि आप इसको गिरफ्तार ना किया, जेल ना भेजा तो मैं आपको भी 3 महीने की सजा सुना दूंगा। वो डीसी साहब चले गए और वो भी निकल गए, एसी साहब भी निकल गए। नेक्स्ट डे जाके उन्होंने हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर की जो उनकी मंजूर होगी। वो जो कंज्यूमर कोर्ट का फैसला था जी, कंज्यूमर कोर्ट का फैसला था वो मुअत्तल हो गया, सस्पेंड हो गया। अब उसकी 7 डेट पड़ गई है जिसमें मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। अब एक तो चीज ये होगी कि वो जो फैसला था वो हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके सस्पेंड कर दिया कि आपके पास जुडिक्शन ही नहीं थी ये फैसला सुनाने की, ये केस समाप्त करने की। एक तो बात इसमें ये वाज़ेह होगी। मीनवाइल उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया था। अब वहां पर एक जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो हम रेज करेंगे कि क्या जो हमारे साथ जुडिशरी का, देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है और जो पुलिस का अमल है, मैं थोड़ा सा जुडिशरी का क्लियर कर लूं कि जब इस कंज्यूमर कोर्ट ने एसी और डीसी को 3 माह के लिए सजा सुना दी, डीपीओ को ऑर्डर कर दिया इसको जेल में लेके जाए, गुजरात जेल में, तो जब वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास वो साल्तन जा रहे हैं तो वहां पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नहीं उनसे पूछा कि किस लॉ के तहत आप साल्तन आ रहे हैं, आपको तो जेल के थ्रू जेल आपको पिटीशन दायर करनी थी। वहां पर किसी ने नहीं पूछा। कानून वहां पर सिर्फ वकीलों के लिए, वकील सब ये कहते हैं दहशतगर्द है। क्या वहां पर डीसी एसी के लिए कोई कानून नहीं था? हमारा एक ज़ाब्ता अखलाक है कि जो बंदा अपनी सजा के अलावा अपील दायर करता है बदरिया जेल करनी है उसने, पहली बात। दूसरी बात जो उसमें अब ये जो अब जो आ जाऊंगा मैं दूसरी तरफ आगे, जो हमारे साथ एक वकूआ हो गया 30 तारीख को उन्होंने एफआईआर में नामजद कर दिया। अब वहां पर मैं जो चीज साथ ही क्लियर कर दूं कि जो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जो हमारे साथ आगे जो कुछ इंतजामिया या जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अब 30 तारीख से ये एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर में जो मेरे प्रेसिडेंट बार, सेक्रेटरी बार और मेरे सीनियर जो मेरे मेंबरान हैं उनके खिलाफ और कई लातादाद मेरे दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर में नॉमिनेटेड है सिर्फ जो बंदे हैं वो हैं, इनमें सिर्फ 5 बंदे थे जो बुकला में से। अब इसमें जो चीज क्लियर करनी है, 109 में इन्होंने रखा हुआ था ज़ैद यार प्रेसिडेंट को, 109 मशवरे में। वहां पर तारिक अली बसरा डीसी भी था उस 109 में, इम्तियाज अली बेग एसी भी था और ज़ैद यार गोंदर डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट भी 109 में थे। राना महबूब जो जेल में 24 तारीख का, वो 24 तारीख उसको जेल में भेज दिया, वो भी 109 में आ गए उस एफआईआर में। अब दूसरी बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आया मेरा जो प्रेसिडेंट है हमारे जो मोहतरम ज़ैद यार गोंदर 109 में है, उसके घर में आज तक जो है पुलिस के जो रेड हो चुकी हैं, ज़ैद यार साहब का 26 मरतबा पुलिस ने रेड कर चुकी है और 2 दफा उनकी हमशीरा के घर रेड हुआ है और उनकी घर में औरतों को, घर वालों को हरासा किया जा रहा है, कोई लेडी कांस्टेबल साथ नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है, क्या आया वकील ही दहशतगर्द हैं? तो क्या एक रेड भी तारिक अली बसरा डीसी या इम्तियाज अली बेग एसी के खिलाफ हुआ? क्या उसको वो आज वहीं पर लाहौर में बैठे हुए हैं, उनके पास है, बल्कि उनको वही पुलिस कोठी दे रही है। क्या वो 109 के मुल्जिम नहीं? क्या उन्होंने कोई बेल मूव की? क्या कानून सिर्फ वकीलों के लिए? क्या दहशतगर्द सिर्फ वकील है? यहां पर एक चीज आती है कि क्या आया सिर्फ वकला को ही इन्होंने एक टारगेट करना है? अगर तो जज साहब की एफआईआर में मुल्जिम वकील है तो डीसी और एसी भी हैं, उनकी बाबत क्या प्रोग्रेस है पुलिस की, इंतजामिया की? कोई सवाल का जवाब हमारे हमें आज तक नहीं मिल सका जनाब। ये तो अभी तक स्टेटस है जी। नाना साहब आपसे जो है इस पे तजिया लेना चाहूँगा कि जो वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया था डीपीओ को, डीपीओ मडी फाउंडिंग को, साबिक जो डीपीओ थे, कि आपने इनको गिरफ्तार करके वहाँ पे जेल में पहुँचाना है, तो इसको आप क्या देखते हैं? जबकि अदालत ने भी, जो हमारी फाजिल अदालत है, मोअज़्ज़ज़
जज साहबान ने भी उनकी जो है वो फैसले को मुअत्तल किया और सुना बिना। जो वकील साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले जेल जाना था और जेल के थ्रू उन्होंने बेल अप्लाई करनी थी या जो कुछ भी पेश होना था, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि ये इस वक्त मंडी बहुद्दीन का सबसे हॉट इशू बना हुआ है। नाज़रीन, मैं हमेशा आपकी ज़ुबान यहाँ पे बोलता हूँ। मेरे एक दो दोस्त हैं, वकला अजहर गोंदल साहब हैं, हामिद रांझा साहब हैं, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आएँ, कमेंट्स करें, क्योंकि आप परसों वाले प्रोग्राम के बारे में कह रहे थे कि ये 3 बंदे मुखालिफ हैं हमारे, 1 बंदा हमारा हमायती है। यकीन करें, ना को आपका हमायती है ना को मुखालिफ है। देखिए, हमारा काम है जो हालात हमारे सामने आते हैं वो आवाम को आगाह करना और तमाम फ्रीकैन को मौका फराहम करना कि वो अपना अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने पेश कर सकें, क्योंकि ये अदालत तो है नहीं, ये तो एक अवामी फोरम है। जस्ट इतना है कि हम मालूमात जो हमारे पास आते हैं वो आवाम तक या सरकारी इदारों तक पहुंचाते हैं। तो एक तो मैं इस सिलसिले में परसों वाले प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान में अगर अदलिया का तकद्दुस बहाल रहेगा तो आइन की पासदारी और अमलदारी हो सकती है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि जब तक हमारी अदालतों में इंसाफ होता रहेगा, अदालतें चलती रहेंगी, हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। आज ये लम्हा फिक्रिया आन पहुंचा है कि जज साहब गलत हैं, वकील साहबान गलत हैं, इंतजामिया गलत है। कौन गलत है, ये एक ऐसा सवाल अवाम के ज़हन में आ गया है कि वो किसके बारे में क्या तसव्वुर करे, क्या ख्याल करे। मेरी जाती नजर में तो अदालत का एहतराम सबसे पहले है, उसके बाद वकला साहब का एहतराम है, उसके बाद इंतजामिया का एहतराम है तीनों ही काबिल एहतराम इदारे। ये इदारे हैं तीनों, आम शख्सियात नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर मोहतरम जज साहब ने एसी साहब और डीसी साहब को सजा सुनाई थी, गुजरात जेल में उनको सजा सुनाई थी, तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल में इसका केस से अभी ताल्लुक नहीं बना था, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत के सिलसिले में उनको सजा सुनाई थी। केस अभी पेंडिंग था, वो चल रहा था। उसमें ज़ाहिर यार गोंदल साहब अपने दलाइल दे सकते थे, जो भी मामलात होते उस क्वार्टर के हवाले से वो तो हल हो सकते थे। लेकिन जब उन्होंने सजा तौहीन अदालत में सुना दी एसी डीसी साहब को, तो मैं नहीं समझता किसी भी फर्द को, खा वो बार का सदर हो, खा वो कोई भी हो, उसके बारे में रिएक्ट करता। जब डीपीओ साहब को हुक्म दे दिया गया कि आपने इन्हें गुजरात जेल में पहुंचाना है, ये है डीपीओ साहब की सबसे बड़ी नायाबी कि वो डीसी साहब से डर गए या कुछ हमारे खुफिया दराब बताते हैं कि बार के सदर से डर गए। उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रोटेक्शन में है, आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। वल्लाह आलम इसमें सच है, ये झूठ है। जो अवामी तौर पर बात सामने आई है वो ये है कि ज़ैद यार साहब ने जब सजा सुनाई उसके बाद जाके जज साहब के साथ मुकालमा किया, जिसके सिले में उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ। बहरहाल वो वीडियो आज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, वीडियो सारी दुनिया ने देखी कि डीसी साहब और एसी साहब के साथ कौन जा रहे थे, वकील कितने थे, पुलिस वाले कितने थे, हथकड़ी लगी थी नहीं लगी थी, गिरफ्तार थे नहीं थे, उनको कैसे फरार करवाया गया। और एक ये अफवाह फैलाई गई कि इनको रेस्ट हाउस में अरेस्ट कर लिया गया है, नजरबंद कर दिया गया है, वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन ये सारे के सारे मफरूजे दम तोड़ गए जब दूसरे या तीसरे दिन वो हाई कोर्ट में असालतन पेश हो गए। तो मैं समझता हूं कि अगर ये हमारे डीपीओ साहब कोई काबिलियत रखते होते, यकीन जानिए कि ये मंडी बहुद्दीन का इंसिडेंट कभी ना होता। देखिए, कोई पाकिस्तान नहीं हिल रहा था, ना खुदा ना खास्ता को आसमान गिर रहा था अगर डीसी साहब और एसी साहब एक रात जेल में चले जाते। अगर इतने वो मुकद्दस थे, बेशक उनकी रिहाइश को सब जेल करार दे के वहां से मतलब उनकी जमानत करवाई जा सकती थी। हाई कोर्ट ने 2 या 3 दिन में जमानत ले लेनी थी और डीसी साहब भी पूरे पाकिस्तान में ये बात कह सकते थे कि मैंने कानून की अमलदारी की है, मुझे सजा हुई है तो मैंने अदलिया का एहतराम किया है। सबसे पहले तो एहतराम तोड़ा डिप्टी कमिश्नर मंडी बहुद्दीन ने, असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहुद्दीन ने। बाकी मेरे फादर दोस्त ने बताया कि वो लाहौर में पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है, चले वो तो कस्टडी में है,
वो तो पुलिस की कस्टडी में है, सरकारी मुलाजिम ने भाग के कहां पे जाना होता है, वो तो अंडर अरेस्ट ही है ना। बेशक उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, जो भी दिया जाए, वो तो चलो बाद में केस जब सुना जाएगा या जो फैसले होंगे, वो दोनों तो एसी साहब और डीसी साहब इस वक्त भी पुलिस की कस्टडी में है। तीसरा जो मुलाजिम है वो जेल में है। पीछे रह जाते हैं वकला। मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि जो आइन कहता है, क्योंकि आइन की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। आप अपनी जिद्दें छोड़ें, अनाएं छोड़ें, या अगर इजाज जो आप FIR होती है उसके रिश्तेदारों को भी उठाया जाता है, उसके घर वालों को भी उठाया जाता है, पूरा जिला देखता है, ये रोज हड़तालें, जुलूस, वकला के सामने रिटें, क्या क्या नहीं हो रहा। अब इसमें क्या है कि जो अवाम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, एक शरीफ आदमी के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, वो सड़कों पे आके 10 बंदे लेके 20 लेके धरने देता है, जी मेरी माँ को उठा लिया, मेरी बहन को उठा लिया, मैं तो मुजरम भी नहीं था, झूठा पर्चा भी दे दिया। उस वक्त हमारे मौजूद वकला पुलिस को डिफेंड करते हैं, ना कि उस साइल को जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है, कि जी आप असल बंदा पेश करें। ये एक आम रिसेप्शन है कि जी आप असल बंदा पेश करें, हम इस विग को छोड़ देते हैं। तो गुजारिश है कि पुलिस को भी बहरहाल यहां पर कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, लेकिन ये वो मकाफात अमल है जो हमारे मुआशरे का नासूर बन चुका है। जब हम किसी मजलूम के लिए, गरीब आदमी के लिए आवाज नहीं उठाते, यकीन करें कि जो निजाम कुदरत की वो तारें होती है ना, वो हिल जाती हैं। आज हमें ये तैयार करना है कि तमाम के तमाम तबकात, देखिए वकील ना तो कोई फरिश्ता होता है, ना कोई आसमानी मखलूक है, उस पर कोई कानून अप्लाई नहीं करेगा। इसी तरह जज के बारे में भी मैं यही कहूंगा, और इसी तरह DC और DPO के बारे में भी यही कहूंगा कि ये लोग भी कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा फर्क है, जिसमें अवाम को मैं ये बताना चाहता हूं कि वो जिनके मातहत हैं उनको एहतराम करना चाहिए, जो उनके सीनियर हैं। यहां पे वकील से सीनियर होता है जज, इनको एहतराम करना चाहिए था, इनको वक्त पे जाके उसका जवाब शौकत आपको दोबारा मौका देते हैं। जो नाज़िम साहब ये कह रहे हैं, या ये सोशल मीडिया पे भी ये बात मैंने देखी कि जो है वो बार का या जैद यार गोदर साहब जो प्रेसिडेंट थे, उनका प्रेशर था जिस वजह से वो AC और DC को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर कतन कोई प्रेशर नहीं था। मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ जिसमें बकायदा DC साहब सेशन कोर्ट से मोबाइल निकले हैं, पुलिस इनके साथ है, DSP जो थे मौजूदा उन्हीं के सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि आपके DSP साहब साथ है। DSP साहब वहां पर कोई मुकला नहीं था, तमाम लीड और पुलिस थी उस वीडियो में। वो पहले बारूम बख्शी आने वाला गेट की तरफ जाते हैं, DC साहब फोन सुनते आते हैं, उनकी काले रंग की प्राडो खड़ी होती है सेशन गेट के साथ बाहर। DC साहब से निकलते हैं, हमारे जो पुलिस है वो उसके दरवाजे पकड़ते रह जाते, वो प्राडो निकल जाती है। वो वीडियो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, कहते हैं तो मैं आपको वो वाजिया होती है, जिसमें वकला कहीं भी वकला नजर नहीं आते। वो अब पुलिस की टोटल पुलिस की कस्टडी में या पुलिस के साथ ही भागे। यहाँ ये तो गलत मौका है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि किसी किस्म का जैद यार साहब का किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी उनको। मुकम्मल तौर पर वो जो है, हम तो वही बता रहे हैं कि हम तो अपनी हसन स्कूल टीचर के जैद यार साहब जो है वो वकील थे। ठीक है, आप AC और DC को बिल्कुल कतन किसी तौर पर भी जो है वो देखिए, मैं अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना कि 7 तारीख है इनकी हाई कोर्ट में, उसी केस में 7 डेट है चीफ जस्टिस साहब के पास। अब इस वे में हमारे जो आप देखे लॉ है ना, मैंने पहले बात बताई आपको, लॉ है, लॉ में प्री रेस्ट बेल हर मुल्ज़म का राइट है। इसमें फौरन में बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमारे दोस्तों को प्री रेस्ट बेल नहीं ग्रांट हो रही, इनकी ATA कोर्ट प्री रेस्ट नहीं ले रही उनको। अब वो अब तारिक अली बसरा और इम्तियाज अली बेग इसमें 109 में मुल्ज़म है। मेरे ज़ियाद यार अबूरी जमानत जो है वो नहीं करवाने दी जा रही, वो भी नहीं करवाने दी जा रही, वो अब 109 में है। अब मैं देखता हूँ कि 7 तारीख को उस चीफ जस्टिस साहब के हाई कोर्ट के सामने जब पेश होंगे, तो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने वो बगैर जमानत के कैसे पेश होते, क्योंकि वो 7 वहां पर उन्होंने पेश होना है 7 तारीख को। अच्छा, और जो ये दहशतगर्दी की एक्ट है, इस पे अबूरी जमानत हो जाती है? सर अबूरी जमानत हर अक्यूज का राइट होता है।
पहले जो है ना एक इंटरम होती है ना, आपको इंटरम बेल आपको मिलती है, उसके बाद फिर आपने अपने आप को बेगुनाह या गुनाहगारी आपकी होती है। अच्छा, जो उसके बाद की साथ डेट है ये एफआईआर की साथ डेट सर नहीं, ये सर उसी की ना जो हाई कोर्ट ने जब जी साहब ने 26 तारीख को इनकी एसी साहब की और डीसी साहब की सस्पेंड की थी ना, तो उसमें राना महबूब साहब की भी अभी पेंडिंग है, वो जेल में ही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो 7 को जब एसी और डीसी पेश होंगे उन पे भी ये एफआईआर जो है वो सेम जो है वो दर्ज है, तो वो जो है वहां पे अगर होते हैं तो पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए या उनकी जो है वो बुरी जमानत हुई है नहीं? सर मैं ये कहूँ 7 तारीख को वाज़ेह हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, क्या एसी साहब और डीसी साहब के लिए भी वही कानून है जो हमारे लिए है, क्या एसी साहब और डीसी साहब भी जाते हैं प्री अरेस्ट मूव करने के, वो भी एक्यूज्ड है एफआईआर के, क्या उनकी भी प्री अरेस्ट होती है कि नहीं होती, ये 7 तारीख को नजर आ जाएगा। जी, वो हमारे साथ जो साबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मुजफ्फर इकबाल दुदरा साहब, उनको भी कॉल पे लें, उनसे भी जो है वो थोड़ा सा उनको भी जो है वो राब्ते में लाया जाए। जी, वो नंबर मिला दे उनका या यहाँ से। अब यहाँ पर ना मैं जनाब की थोड़ी तवज्जो कर दूं कि जो हमारे साथ गिरफ्तारियों की बाबत ज्यादती हो रही है। अब देखें, एक लॉ है, हमारे एक एडवोकेट थे बिलाल अशरफ साहब, उनको 4 दिन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। 4 दिन के बाद फिर वो मतलब उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अब औरंगजेब साहब के भतीजे खुड़म को गिरफ्तार किया। अब वो विग में ही को विग का कानून तो नहीं ना, आपने तो उस अक्यूज्ड को गिरफ्तार करना है, इसके अलावा एफआईआर वो तो कानून तो ये कहता है ना कि उसके भाई को भी और उसके बाप को भी नहीं पकड़ सकते, नहीं किसी को नहीं। अब क्या ये कानून यहाँ पर हम कहते हैं हमारे लिए भी तो इक्वलिटी। अब यासिर शाह साहब के घर जो उनके मुलाजिम अख्तर और उनके भांजे वकात शाह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सफदर अकबाल साहब के घर उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, मोहसिन साहब के बुजुर्ग के हवाले साहब उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, राना अरसान, मतलब इस तरह यहाँ पर शरियार बख्तावर चदर साहब जो अभी तक रिमांड हुए हैं, और एक मजर मुंशी। अब शरियार बख्तावर चदर साहब कि इस हुकूक से कोई तलक नहीं, वो हमारे अजलास में आए थे जो कंडक्ट हुआ था हमारा, ठीक है, 2 तारीख को उस अजलास में वो आए, शामिल हुए। अब 30 तारीख को उनके अलावा एफआईआर हुई हो नामजद किया, तो उनको अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था। इजलास के बाद क्या हुआ था जनाब, उनकी कंज्यूमर कोर्ट के जो हमारे जज साहब है उनसे कुछ दिन पहले हाथ टाक हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगी, जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट की अदालत है, इसके 22 फैसले लंदन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिए कि उन पर जुडिक्शन इन फैसलों की, तो उन्होंने फैसले कर दिए। सेम एक ये भी फैसला जिसमें उनकी जुडिक्शन में नहीं आता। ये तमाम चीजें हमने मद्देनजर रखनी है। और वो जो ये जो रेट हो रहे हैं हमारे दोस्तों के घरों में, देखिए वो जो उसके बदले में आप बंदे पकड़ रहे हैं और एक तो अनसर्टनिटी की सूरत बनी हुई है, इसको हमने इसकी बाबत कोई थोड़ा सा ला देके तमाम की इक्वलिटी। मैंने एक एग्जांपल दी, तारिक अली बसरा और इम्तियाज अली बेग पे वही कानून है जो बाकी मुसलमान एफआईआर में कानून है। अच्छा, तो इस पर जो है वो जो वकील साहब जो हैं वो एक्टिंग सदर है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो मतलब बदल में बंदे पकड़े जा रहे हैं, जो रेड हो रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए रेड तो होंगे, ठीक है, लेकिन एक आपने ये भी नुकता मैंने पढ़ा है कि वो उनके साथ लेडीज पुलिस नहीं है, घरों में दाखिल हो रहे हैं, वहां पर जाके रास्ता काट रहे हैं। ये अमल जो है ये गलत है। इस पे अगर वकला ने कुछ गलत किया है तो ये इंतजामिया भी यहाँ पे गलती में जा रही है। घरों में बिल्कुल कतल, मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ नहीं, लेकिन हमारे जो आम शहरी जो है हर एक मौजूद होते हैं और ये वकला हैं, घरों में दाखिल नहीं होना चाहिए, खवातीन को हरासा नहीं करना चाहिए। अगर आप जो है वो घरों में रेड कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रॉपर तरीकाकार है, आपके साथ लेडीज पुलिस साथ हो तो इस तरह आप रेड करें। और जो बदले में बंदे पकड़े जा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, बदले में बंदे जो है वो नहीं पकड़ने चाहिए। इस पे जो है इंतजामिया को वजाहत देनी चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ ना सर, मलिक रऊफ भाई साहब, आज आप भी यहाँ पे बैठ के ये पैगाम कौम को दे रहे हैं, जब गरीब लोगों के साथ ये हो रहा होता है उस वक्त मीडिया किधर होता है, उस वक्त वकला किधर होते हैं,
ये पुलिस अरे सुनिए मैं जो है वो ये सारी चीजें जो है ये जेल जो गया ना। अच्छा एक मिनट सुनिए, मैं जो है वो जेल में था और किसी ने आवाज उठाई थी? अरे तो उस वक्त जो है वो किसी ने बिल्कुल आवाज नहीं उठाई, दरवाजे तोड़ दिए पुलिस ने, भाइयों को ले गए। अच्छा देखिए ये आप क्या, अभी आप क्या है, सीनियर एंकर पर्सन है, मंडी बहुदीन की एक पहचान है, तो जो आम मतलब गरीब आदमी है, मजदूर है, मुसल्ली है, अच्छा उसके बाद वो सीरी है, उसके साथ क्या असर होता है? क्या वो मुआशरे का इंसान नहीं है? आज यकीन करें ना, मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमें आज तैयार करना है। ये एक वकूआ हुआ, मंडी बहुदीन के लोगों को आज ये फैसला करना चाहिए कि क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है तो वो उससे सबक सीखता है। आज हमें ये सोचना है कि अगर वकला के लिए आवाज उठानी है तो कल को हमने एक मजदूर के लिए भी वैसे ही जज्बात के साथ आवाज उठानी है, क्योंकि ये तारीख गवाह है कि जब ताकतवर लोगों को जुल्म पे सजाएं नहीं दी जाती थी, गरीब लोगों को सजाएं दी जाती थी, तो मुआशरे खत्म हो गए, वो कौमें गर्क हो गई, अल्लाह के अज़ाब आ गए। तो मैं तो आज फिर दर्द दिल से तमाम के तमाम फरीकैन को ये बात करना चाहता हूं कि सारे के सारे लोग आज से ये तैयार करके पिछली तमाम गलतियों और कोताहियों पर एक दूसरे से माजरत कर लें और आइंदा के लिए एक ऐसा लाएमल तय किया जाए जिसमें जज भी, वकील भी, आम आदमी भी, आम क्लाइंट भी, सबकी इसका नफज बराबर हो जाए। जी नाज़रीन, हमारे जो साबिक बार के सदर हैं मोअज़्ज़ज़ वकील साहब एडवोकेट जनाब मुजफ्फर दुदराज साहब कनाडा से हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वास्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये फरमाइए, जो ये वकला के घरों में रेड हो रहे हैं, जो ये वकील साहब भी जो एक्टिंग सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो खवातीन मतलब लेडी कांस्टेबल जो हैं उनके साथ नहीं है, घरों में दाखिल हो रही है पुलिस, तो ये और बदले में जो है वकला को उनके रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, थोड़ा टाइम दिया। हजूर सबसे पहले अर्ज करूं कि दुनिया जहान की कोई भी कानून, कोई अदालत किसी भी शख्स को ये इजाजत नहीं देती कि जो मुल्जम ही नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो एक मुल्जम का रिलेटिव है, उसको हरास किया जाए। ख्वातीन साथ होना, पुलिस कांस्टेबल होना, इट्स नॉट इशू। पुलिस साथ ख्वातीन भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? उनका हक ही नहीं है, उनका राइट ही नहीं है, सर्च वारंट के बगैर घर दाखिल नहीं हो सकते। मुल्जम खा बेटा हो, खा भाई हो, कौन सा कानून किसी को इजाजत देता है कि उसके रिश्तेदार को डिस्टर्ब किया जाए? हर मुल्जम, हर शख्स अपने फेल का खुद जिम्मेदार है। ये शरीयत भी कहती है कि हर बंदा अपने अमाल का जिम्मेदार है, कानून भी यही कहता है कि हर मुल्जम अपने एक्ट का खुद रिस्पॉन्सिबल है। इस बुनियाद पे किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ये तो ना सिर्फ आइन की इंसल्ट है बल्कि पूरी सोसाइटी की इंसल्ट है। ये जंजुआ साहब जैसे फरमा रहे हैं, ये इशू नहीं है कि एक वकील को तंग किया जा रहा है या उसके रिलेटिव को तंग किया जा रहा है, तो बोल रहे हैं नहीं, ये जुल्म बिलखसूस मंडी बहुदीन में काफी सालों से चलता आ रहा है और इसको रोकना होगा। इसके लिए आवाज हम सब ने आपने मिलकर उठानी है कि मुल्ज़िम को जरूर अरेस्ट करें, लेकिन गैर आईनी इक़दाम से गुरेज करें। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप यहाँ पे इंतजामिया को? जबकि दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जब वकला की जगह पे आम पर्सन होता है तो ये प्रैक्टिस तो आम है कि बदले में मुल्जिम को उठा लिया जाता है, कोई उसके भाई को या वालिद को या किसी रिश्तेदार को उठा लिया जाता है और पुलिस ऐसे ही करती है, दरवाजे तोड़ के अंदर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए अंदर दाखिल हो जाती है। ये सिर्फ वकला का इशू नहीं, हर आम शहरी का इशू है। इस पे आप थोड़ा सा नाज़रीन को राउफ साहब, इस बुनियाद पे किसी कुताही को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पहले ही होता हो रहा है, आ रहा है तो आप भी ठीक है। ये जस्टिफिकेशन है ही नहीं। पहले भी गलत था, अब भी गलत है। ये नहीं कि पहले कम्युनिटी कोई नहीं बोली तो आप भी ना बोले। जब किसी कम्युनिटी पे के साथ ज्यादती होती है तो फितरी तौर पे उस वक्त उसकी आवाज ज्यादा बुलंद होती है। हम सबको इनके पुलिस के इस गैर कानूनी फेल की नफी भी करनी है और इसको रोकना भी है। अगर आज नहीं रोका जाएगा, अगर वकाला के साथ ये ज्यादती हो रही है, तो क्या ख्याल है ये ट्रेंड मजीद स्ट्रांग नहीं हो जाएगा? यकीनन होगा। उनको फिर किसी के साथ भी ये दोबारा फेल करते हुए भी कतई तौर पे कोई कदर नहीं होगी। ये गैर कानूनी फेल है और ये क्राइम के जुमरे में आता है। किसी के घर सर ये तो मैं अर्ज करने लगा हूँ दुदरा साहब, वो भी 455 अरे सुने ना, गुजारिश ये है
कि मैं तो पिछले प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में भी पुलिस के हवाले से बात कर चुका हूं, लेकिन एक देखिए ना, पाकिस्तानी कौम जो है ये जितना पुलिस से डरती है अपने बाप से भी नहीं डरती, क्योंकि इनके पास जो तरीके होते हैं इंसानों को जलील करने के, उनकी जिंदगी तबाह करने के, उनको मारने के, तो ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है पंजाब पुलिस। लेकिन मैं इस हवाले से एक बात करूंगा कि वो तो जो जुर्म कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये करूंगा कि जो अदालत पे हमला हुआ, जो मतलब वकला ने हमला किया, क्या उसको आप जस्टिफाई करते हैं? जी जंजुआ साहब, थैंक यू वेरी मच सर। मैं कतई तौर पे उसको ये नहीं कह रहा कि वो दुरुस्त काम किया था, वो जो गलती थी, कुताही थी, गैर कानूनी काम था, उसकी FIR दर्ज हो गई, ये अगली डिबेट है। और उस पर मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि वो FIR अगेंस्ट द लॉ हुई है। वो FIR के लिए जिस तरह की वो दफात है, क्या ये दहशतगर्दी रोजाना सोसाइटी में नहीं होती? उस वक्त ये 7-8 ये कहां जाती है? जहां पे बंदे मर्डर हो जाते हैं कोई 7-8 ये नहीं लगती। जहां पे सड़कों में मर्डर, डेफिनेशन दहशतगर्दी की बिलखसूस जज साहब को बहुत अच्छी तरह पता है और पुलिस को भी पता है। क्या दहशतगर्दी की डेफिनेशन ये है कि पुलिस एक वकील की या 2 या 3 वकीलों की पुलिस के साथ हाथापाई हुई है तो ये दहशतगर्दी बन गई है? नहीं सर, इसमें आप बल्कि गवाह हैं भाईजान। इस आप देखें ना, पूरे माशरे का एक नसूर है कि जी दहशतगर्दी के पाकिस्तान में पर्चे हुए कि जी वो एक बम धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, वो इंतशार फैलाने की प्लानिंग करते थे 7-8 और आप मोअज़्ज़ज़ वकला ने उसको जस्टिफाई कभी भी नहीं किया कि ये जो दीनी लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे दिए जाते हैं, नमाज पढ़ाने पे, अजान देने पे, तकरीर करने पे। देखिए अगर आप उस वक्त इस पे आवाज बुलंद करते क्योंकि वो भी हमारे पाकिस्तान के मुआशरे का एक हिस्सा थे। करना चाहता हूँ जी जी सर, मैं जंजुआ साहब की 2-3 बातों की तस्दीक करना चाहता हूँ। एक तो अभी जो जंजुआ साहब फरमा रहे हैं, हजूर उन लोगों को भी हमेशा अदालतों में वकाला ने डिफेंड किया है। जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, वो मजहबी हवाले से हो या मासूम लोगों के हवाले से हो, जो आप फरमा रहे हैं कि उन पर पर्चे दे दिए जाते हैं, उनको हमेशा वकाला ने डिफेंड किया है हजूर। और दूसरे नंबर पे मैं आपकी साबका प्रोग्राम में जो आप फरमा रहे थे इससे थोड़ी देर पहले, वो तस्दीक करता चलूं। आप फरमा रहे थे कि DC और AC पुलिस की हिरासत में है तो वो तो गिरफ्तार ही समझे। नहीं हजूर, वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी जॉब, वो ना हिरासत में है, उनको उल्टा बगैर जमानत के सिक्योरिटी दी जा रही है कि उनको पकड़ा ही कोई ना जा सके। सर मैं इस 94 के हवाले से साथ पूरे पाकिस्तान के इंतजामिया को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आला पंजाब को भी, IG साहब को, DIG साहब को, एजेंसियों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि DC साहब और AC साहब कोई आसमानी मखलूक नहीं बना। अगर पिछला प्रोग्राम आपने देखा है तो मैंने इन तीनों अफसरों को बताया है, पाकिस्तान को बताया कि ये हमारे पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, ये हमारे मातहत हैं, ये हमारे मुलाजिम हैं। अगर इनको फिरौन बना के हम पे बिठाना है तो यकीन कीजिए कि इनकलाब के दरवाजे इसी वजह से खुलते हैं। जब ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो जाती है, अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। अगर मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत वक्त अमनो अमान चाहती है, फौरी तौर पे ये जो अफसरान है इनको अरेस्ट किया जाए और पब्लिक को श्योर किया जाए कि जिस तरह वकला के साथ आइन के मुताबिक अमल होगा उसी तरह उन अफसरान के साथ भी ऐसा ही अमल होगा। अगर नहीं होगा, यकीन जाने ना, आप ज्यादा ज्यादा इंतजामिया हमारे खिलाफ पर्चे दे सकती है, वो हम झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जुबान बंद नहीं हो सकती। कितनी जुबानें आप बंद कर सकते हैं? ये सारी की सारी इस वकूअत की जिम्मेदारी मैंने अपना दुदरा साहब साबका DPO साजिद खोखर पे डाली थी। उनकी नाअहली और कमजोरी थी जिस वजह से ये वकला का भी इंसिडेंट हुआ था। यकीन करें कि अगर उस दिन वो उनको जेल पे छोड़ के आ जाते ना, मैं दावे से कहता हूं कि वकीलों ने, आप डर कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने हमला नहीं करना था, ना जज साहब की तौहीन होनी थी। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी DPO मंडी बहाउद्दीन पे जाएगी। अगर ये इंक्वायरी मुनसिफ लोगों से या अच्छे लोगों से करवाई जाए, इस सारे के सारे वकूए का जिम्मेदार बनेगा DPO मंडी बहाउद्दीन। हम जो मर्जी करते रहें, अब हमने जस्टिफिकेशन देनी है कि हमने अफसरान को कैसे बचाना है, दूसरे को जजों को कैसे बचाना है, वकीलों को कैसे बचाना है। ये सर कम्युनिटी का काम है, वो बचाए। लेकिन यहाँ पे अवाम भी रहती है, 25 लाख 22 लाख मंडी बहाउद्दीन की आबादी है, ये भी रहते हैं, इनके भी हकूक हैं, ये भी कानून को जानते भी हैं और देख भी रहे हैं। लिहाजा जो भी फैसला किया जाए अवाम को एतमाद में लेके कानून के मुताबिक किया जाए। जी थैंक यू जुजुआ साहब। मैं आज की बात कर रहा था, आज मैं
मैंने आपके प्रोग्राम में सुना है जब सदर अपना हमारे नायब सदर साहब ने मतलब बताया कि उनको कोई नहीं पकड़ा, तो आप फरमा रहे थे वो तो पुलिस की हिरासत में ही है ना। नहीं, वैसे मेरी बात हुई थी सर, गुजारिश यह कि मेरी बात हुई थी यहाँ पे एक आला अफसर से गुजरांवाला में। उन्होंने कहा, मुझे बताया था, अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात है कि जी वो दोनों अंडर अरेस्ट हैं। मेरी एक जिम्मेदार अफसर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो अंडर अरेस्ट हैं दोनों। हाँ जी, लेकिन मेरे पास देखिए सबूत कोई नहीं, तसल्ली कोई नहीं। अच्छा दुदरा साहब, 2 दिन जो है वो मैं आपसे क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि दफात गलत लगाई गई हैं, तो कौन सी दफात जो है उस एफआईआर में होनी चाहिए थी? सर 788 किसी भी हवाले से नहीं बनती, 788 किसी हवाले से नहीं बनती, क्योंकि कोर्ट जो है वो पब्लिक प्लेस है, वो प्राइवेट प्लेस नहीं है। 452 जो है वो सिर्फ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बनती है, कोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है। 452 नहीं बनती। 788 कतई तौर पे ऐसी गर्द नहीं है, क्योंकि ना किसी के पास असला था, ना किसी के पास बारूद था, ना बम था, और ना वहां पे कोई दहशत फैलाई गई है। दहशतगर्दी की डेफिनेशन में ये नहीं आता जो दहशतगर्दी एक्ट है। नहीं, लेकिन सर मुकद्दस इदारा तो है ना एक, अगर ऐसे ही रौंदा जाएगा अदालतों को, कोई भी बंदा उठेगा कि चलो मुझ पे 451 लगनी है या मतलब लड़ाई की पर्चा होना है, तो वो एक जज को गिरबान से पकड़ के नीचे उतार लेगा। ऐसे तो फिर निजाम नहीं चलेगा ना दुदरा साहब। हजूर उसके लिए ये तरीकेकार नहीं है कि जज के लिए कानून और हो, जज को पकड़ेगा तो और कानून है, स्कूल टीचर को पकड़ेगा तो और कानून है। कानून सबके लिए है। ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि जज को कोई पकड़ लेगा इसलिए दहशतगर्दी लगा दी जाए। जज को पकड़ने के लिए जो है उसकी अपनी सिक्योरिटी का एहतमाम है, उसको सिक्योरिटी दी जाए, जरूर दी जाए कि कोई ये ना कर सके। अच्छा, ये मकसद नहीं है। दुदरा साहब सिर्फ आप 2 फरमा रहे हैं कि जो 452 और 788 गलत है, बस सिर्फ 2 ही दफात आप। अच्छा, और इसके बाद ये जो अबूरी जमानत नहीं करवाने दी जा रही, जो एक्टिंग सदर हैं हमारे बैठे हैं नवीद खान साहब गुजर साहब, ये कह रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं? सर सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे वकला को ये मालूम नहीं था कि किसका नाम एफआईआर में है और किसका नाम नहीं है। जो उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी, यहाँ पे जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है कि उन मुल्जमान के रिलेटिव्स को उसकी नकल तक नहीं दी जा रही, जिसके बगैर बेल बिफोर अरेस्ट जो है इंटरटेनिंग नहीं होती। और जिन लोगों के पास एफआईआर है, जो मुलजम है, उनकी बेल बिफोर अरेस्ट इंटरटेन की ही नहीं गई। ये पहली दफा इस मुल्क में हो रहा है। यहाँ पे तो बेल बिफोर अरेस्ट उन लोगों की भी हुई जिनके जुम्मे 17 मर्डर थे। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में वो लोग किस प्रोटोकॉल से आए और बेल बिफोर अरेस्ट करवा के चले गए। यहाँ पे उन लोगों की अप्लाई भी तो नहीं ना की गई अभी तक, बेल बिफोर अरेस्ट अभी तक तो अप्लाई भी नहीं की गई। देखिए जो नामजद मुल्जमान हैं उनके पास एफआईआर भी हैं, उन्होंने अभी तक तो अप्लाई नहीं किया ना जी। हजूर उनकी एफआईआर इंटरटेन नहीं की गई, उनकी बेल इंटरटेन नहीं की गई। अच्छा दुदरा साहब, आप मंडी बौद्ध जिला की एक अहम और बड़ी शख्सियत हैं। आपका जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से भी तल्लक है और वीओएम भी आप चला रहे हैं। तो आइंदा के लिए ये जो पुलिस कर रही है सारा कुछ निजाम, क्या इसको अब तो वकला के साथ हो रहा है, अब तो आपको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि झंझोड़ा है उन्होंने। जब भी किसी मतलब है ताकतवर के खिलाफ कुछ होता है तो फिर जो है वो एक तहरीक चलती है। क्या कोई ऐसी तहरीक चलाने का आपका इरादा है बार का और आपका वीओएम की सतह पे, और एक आपका शख्सी जो है वो भी स्टेटस बहुत बड़ा है कि आइंदा पुलिस जो है ऐसा कोई इकदाम ना करे? जी राव साहब, थैंक यू। राव साहब, वकाला ने आज तक जब से पाकिस्तान बना है हर पॉजिटिव तहरीक में की रोल अदा किया है। इस अदलिया को मुशर्रफ की ज्यादतियों से किसने बचाया? इस अदलिया को बचाने के लिए जब इस पुलिस ने चीफ जस्टिस को बालों से पकड़ा तो सबसे पहले डिफेंड करने वहां कौन थे लोग? वो वकाला थे। तहरीक किसने चलाई अदलिया को बचाने के लिए? वकाला ने चलाई। पुलिस जहां पे जो ज्यादतियां करती है उनके खिलाफ अदालतों में रोजाना कौन एहतजाज करता है? वकील। ये तो मान लिया अब पहली दफा हमारा पर्सनल हुआ है। राव साहब, इन अदालतों में हर रोज इंसिडेंट होते हैं, वाकयात होते हैं वकाला और जजेस के दरमियान। वो किसके लिए होते हैं? वो आपके लिए होते हैं, वो जुजुआ साहब के लिए होते हैं। मैं किसके लिए वहां लड़ता हूँ? अच्छा, मान लिया, लेकिन हमेशा आवाम के लिए मैं लड़ता हूँ वहां पे। जी मुजफ्फर दुदरा साहब, प्लीज, अब जो ये वाकया हो गया ये अच्छा तो नहीं था, तो हल बताएं, अब हल क्या है? इसका हल पेश करें कोई। सर, इसका अल्टीमेटली हल एक ही है कि मेरिट पे तफ्तीश हो और
गैर कानूनी, गैर इखलाकी और जो बियॉन्ड द लॉ एक्ट किया जा रहा है उसकी नफी की जाए, उसको रोका जाए। मेरिट पे जरूर तफ्तीश हो, मुल्जमान जो है अगर वो बेल नहीं कराते तो उसका एक प्रोसीजर है जरूर, इसमें इतनी वो फिक्र वाली बात नहीं। मुल्जम बेल नहीं कराएंगे तो उसका लॉ मौजूद है, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाएगा, करें उनको इश्तिहारी नहीं कराते, हम उस पर नहीं कर रहे, लेकिन करें मेरिट पे। और इसका एक वाहिद ही हल है कि इसकी तफ्तीश मेरिट पे की जाए, ना कि सिर्फ डीपीओ ये शो करने के लिए कि आज 8 रेड करो, आज 10 रेड करो। ये इसका हल हरगिज़ नहीं है। और इनको इनकी शायद तस्कीन हो जाए, इनके का जो अंदर का गुबार है, जज साहब को ये मुतमिन कर सकें कि हम आज ने 8 वकीलों के घरों में रेड किया, आज हमने 12 रिश्तेदारों के घरों में रेड किया। ये इसका हल हरगिज़ नहीं है। इसका वाहिद हल है कि तफ्तीश मेरिट पे हो। अच्छा मुजफ्फर दुदरा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आप वकला हजरात हैं, आप लॉ मेकर हैं, तो ये वकला हजरात हमारे जो हैं वो सीनियर हैं, गए कहाँ पे, गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए इससे ये पैगाम जा रहा है कि आम बंदे के साथ भी कोई मसला हो तो वो गायब हो जाए। नहीं सर, गायब होने में ये नहीं उसका, देखें मैं फिर अर्ज कर दूं कि अगर वो मुल्ज़िम पेश नहीं हुआ, जो जिस तरह के आप देख रहे हैं, और पेश ना होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको ये तासर दिया जा रहा है, हरासमेंट इस तरह पिलाई जा रही है कि आपको इंसाफ कतई नहीं दिया जाएगा, आपको बिला वजह 7 डेज में जेल भेज दिया जाएगा, जहां आपकी बेल भी इंटरटेन नहीं होगी, आपको जेलों में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए सर ये नहीं है तरीकेकार कि उनके घरों में रेड किया जाए। उनको आपने तलाश किया, सीधा है कल चाहे वारंट ले उनका, या वारंट जारी करवा लिया, वारंट ले और उनको इश्तिहारी करार दें, कर दें इश्तिहारी। ये सर एक अजीब जंग सामने आ गई है कि 780A को तोड़ना भी वकला ने है या तोड़वाना है, और तोड़ने वाला भी एक लॉ मेकर है जिसको हम जज कह ले, वो भी एक वकील ही होता है। ये तो मेरे ख्याल में कानून में एक ऐसी पेचीदगी आ गई है जिसका मेरी नजर में जाती ख्याल है इससे मुतफिक होना कोई जरूरी नहीं है। बजाय कोर्ट्स के बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकाल लें, तो मेरा तो नुक्ता नजर ये है, क्योंकि आप सारे के सारे लॉ मेकर हैं, पर्चे देने वाले भी और जिनको ऊपर पर्चे हुए वो सारे के सारे लॉ मेकर हैं। आपने ही एक दूसरे को कानून बताने हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को कोई कानून का पता नहीं होता। आपने वकला ने जो कहना है उन्होंने मान लेना है, जो जज ने कहना है वो मान लेना है, क्योंकि कानून के रखवाले भी आप हैं और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले भी आप हैं। अब ये जो पुलिस है, आप देखिए ना, फिर मुझे दुख लगता है कि आज ये पुलिस रेड कर रही है वकला के घरों पर, जाती है। यही पुलिस कल ये अफसरान को प्रोटेक्ट कर रही थी, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। देखिए इसमें, इस सदमे में तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये भी किस अच्छी बात है कि जो हमारे नौजवान वकला ने किया, ये भी कोई काबिले मैं समझता हूं कि डिफेंस प्ले नहीं था जो कोर्ट में किया गया, क्योंकि वहां पे बड़ी रफ लैंग्वेज यूज हुई और कुछ सीनियर लोगों ने भी की। ठीक है, एक ताकत होती है। दुदरा साहब, मेरा यहाँ पे एक पैगाम है, बल्कि कौम को ये बताना चाहता हूँ, वो 2007 वाले वाकयात याद कराना चाहता हूँ कि मंडी बौदीन के लोगों, ये मुजफ्फर दुदरा वो है जब चीफ जस्टिस वाली तहरीक चली थी, ये उस वक्त सदर थे। वकला की तरफ से ये फ्रंट पे होते थे और सियासी वर्करों की तरफ से मैं फ्रंट पे होता था। इन्होंने मेरी जमानतें भी करवाई, कोर्ट लखपत जेल भी गया 3-4 दफा, इन पे भी पर्चे हुए। लेकिन ये वो शख्स है जो अपने जोरे बाजू पे अमरीत के सामने डटा रहा और आइन की पासदारी के लिए डटा रहा। मैं इसलिए इनको बड़ा भाई भी कहता हूं और बहुत कदर की निगाह से देखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही बुरानी कैफियत है। दुदरा साहब, आपको किरदार अदा करना चाहिए। आप जैसे चंद और जो सीनियर वकला हैं और रिटायर्ड जजेस हैं, इन सब को ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि आइंदा एक तो ये वाकयात ना हो, दूसरे एक सर और भी पैगाम आप अपनी जुबान से अपने बार के सदूर को या अपने बार के वकला को दीजिए कि खुदारा आपने भी जो वो एक असहार बना रखा है ना, इतना फ्रंटियर का एरिया आपने बार को बनाया हुआ है, सर इस पे भी गौर कीजिए कि एक वकील ज्यादती करता है। आप सारे मंडी के वकला जानते हैं कि एक वकील ने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा मेरे साथ ज्यादती की, पैसे भी मार लिए। मेरा कोई वकील होने के लिए तैयार नहीं था। जब उनसे बात सदर बार से भी करते थे कि जी हम वकील के महती हैं, अगर वकील को जुर्म भी करता है तो बार उसके पुष्ट पे खड़ी हो जाती है। आपके बारे में रिसेप्शन अवामी तौर पे अच्छा नहीं है, आपके मुंह पे कोई नहीं कहता। मैं अवाम की जुबान बोल रहा हूं
वो सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि ये वकील मतलब बेलगाम हो चुके हैं, ये किसी की इज्जत नहीं देखते, जिसके खिलाफ होते हैं कोई शरीफ आदमी हो, कोई मौजूद हो, उसको अदालत में जूते मार देते हैं, उसको मारते हैं। एक ऐसा खौफ डर वो कैफियत अवाम में बना दी गई है कि वकील एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा बार काउंसिल, एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि किसी को सर उठाने की, आंखों में आग डाल बात करने की या उनकी बात ना मानने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको भी इस जो आपके हवाले से अवामी तौर पर रिसेप्शन है, इसको दुरुस्त करने के लिए भी किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि यकीन करें मेरे भाई हैं मौजूद, आप भी और सारे वकला, ये जो इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है ना, अवाम जो है उसने इस पे क्यों इतना ज्यादा रद्दमल दिया है कि वो इंतजामिया से भी और वकला से भी खौफ ज्यादा थी। इन दोनों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ जो अवाम के जज्बात की तर्जमानी थी, क्योंकि दोनों इदारों से वो खौफजदा थे, लिहाजा वो जज साहब की पुष्ट पे खड़े हो गए। बहरहाल मैं तो फिर भी अमन का पैगाम दूंगा कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के कोई ना कोई बेहतर हल इसका तलाश करना चाहिए और मुस्तकिल हल तलाश करना चाहिए। जी दुधरा साहब कुछ कहना चाहें, इसके बाद जो है वो आपकी कॉल बंद की जाएगी और जो हमारे एक्टिंग सदर हैं उनसे बात करूंगा। जी 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 राउफ साहब, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जिस मुल्क का जुडिशियल सिस्टम दुनिया में 126वें नंबर पे है, उस जज की पुष्टपनाही पे खड़े होने वक्त उसको ये बावर जरूर कराया जाए कि तुम्हारा पूरी दुनिया में क्या मकाम है, उसको खुदारा ठीक करो। सिर्फ जो घर में रेडे कराने से इंतजामिया का जुडिशरी का कैडर बेहतर नहीं हो जाएगा, आपकी तस्कीन नहीं होगी। आपकी तस्कीन का खूबसूरत अंदाज यही है कि आपके फैसले जो है वो इंसाफ पे हो, मेरिट पे करें, उसकी आपको फिक्र नहीं है। आपको फिक्र है गैर कानूनी कामों में अपनी धाक बिठाने की, इससे अदलिया गुरेज करें। जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी प्रोग्रामों में याद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब सदर साहब, नवीद गुजर एडवोकेट साहब,